जमीन पर हमें कोई हरा नहीं सकता, पानी में हमारा दुश्मन तैर नहीं सकता। इस कदर ताकतवर है मेरे देश की गगन शक्ति कि आसमान की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार और आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे इन तीन ब्यूटीफुल वर्ड्स के बारे में। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी जहां पर कैडेट्स को तराश कर ऑफिसर बनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं एनडीए कहां था, कैसे बना, कहां उसकी लोकेशन थी और एनडीए में एक कैडेट की लाइफ कैसी होती है। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का इतिहास। क्यों जरूरत पड़ी हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी को बनाने की? तो बात करते हैं आजादी के पहले की, 1947 के पहले की, जब इंडिया की आर्मी में, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो सारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेने के लिए ब्रिटेन जाते थे, यूके जाते थे। बट 1947 के बाद जब देश आजाद हो गया तो हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को मानते हुए हमने क्या डिसाइड किया कि हमारे जितने भी ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग हमारे देश के अंदर ही होना चाहिए। इस लिहाज से नेशनल डिफेंस एकेडमी बनाया गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी के बनने से पहले, देश के आजाद होने के बाद भी 1947 से 1949 तक हमारे देश के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग तो इंडिया में होती थी, बट एयरफोर्स के ऑफिसर्स और नेवी के ऑफिसर्स अभी भी ट्रेनिंग लेने के लिए कहां जाते थे? ब्रिटेन। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 1949 में इसका फाउंडेशन रखा गया था खड़कवासला में। खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन रखा गया। 1954 में जाकर नेशनल डिफेंस एकेडमी पूरी तरह बन चुका था और इसका फाउंडेशन रखा था हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एनडीए। वाई खड़कवासला? नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर बनाया गया है महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला के अंदर। तो खड़कवासला को ही क्यों चुना गया? क्यों देश की कई सारी जगह, वो देहरादून को भी ले सकते थे, वहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑलरेडी था, तो इन चीजों को क्यों नहीं लिया गया? खड़कवासला में क्यों लिया गया? खड़कवासला एक ऐसी जगह है जहां पर तीनों सेनाओं के लिहाज से बेहतरीन हालात मौजूद है। अगर आप देख सकते हो तो यहां पर ये जो आपको ब्लू कलर से एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये है खड़कवासला लेक या फिर पिकॉक बे, जहां पर इंडियन नेवल जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग हो सकती थी। यहां पर एक ऑपरेशनल बेस मौजूद है पुणे के अंदर जहां पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जा सकती थी। और साथ ही साथ पुणे आता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, और इन वेस्टर्न घाट्स के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर, घने घने जंगलों के अंदर इंडियन आर्मी को ट्रेन किया जाता था। इसलिए पूरे देश में खड़कवासला को लोकेशन चुना गया और यहां पर हमने एनडीए का निर्माण किया। खड़कवासला में एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसके कैंपस के अंदर ये जो बिल्डिंग हमें दिखाई देती है, इस बिल्डिंग को हम बोलते हैं सूडान ब्लॉक। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की, खड़कवासला भारत के अंदर, ट्रेंड इंडियन सोल्जर्स, इंडियन ऑफिसर्स हो रहे हैं, तो फिर हमने इसको सूडान ब्लॉक नाम क्यों दिया? ये कहानी थोड़ी पीछे की है। 1939 से लेकर के तो 1945 तक जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तो भारत के कई सारे सोल्जर्स ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, और ये ब्रिटेन की तरफ से ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में जब लड़ रहे थे तो इन्होंने सूडान को आजाद कराया था। तो सूडान ने अपना गुडविल जेस्चर दिखाते हुए कुछ पैसे डोनेट किए थे, लगभग 2 लाख पाउंड। और उन 2 लाख पाउंड जिनकी आज कीमत, उस वक्त कीमत थी 20 लाख रुपए, उन 20 लाख रुपयों को हमको दिया गया, भारत सरकार को दिया गया। कब? जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। अब जब वो 20 लाख रुपए हमें मिले, उन 20 लाख रुपए में ना सिर्फ भारत का हिस्सा था बट उस वक्त पाकिस्तान का भी हिस्सा था। तो पाकिस्तान अपने हिस्से के 6 लाख रुपए लेकर पाकिस्तान चला गया और 14 लाख रुपए भारत को मिले, और इन 14 लाख रुपए से हमने इस बिल्डिंग का निर्माण किया। इसलिए इसको सूडान ब्लॉक भी कहा जाता है। बट हम सुनते तो है कि सूडान ने अपने गुडविल जेस्चर को दिखाते हुए एक डोनेशन दिया था, बट बात ऐसी नहीं है। अगर उसके लिए इंडियन सोल्जर्स नहीं लड़ते तो आज शायद सूडान विश्व के नक्शे में मौजूद नहीं होता। तो इसलिए सूडान ब्लॉक हमने नाम दिया। इस एकेडमी के अंदर ना सिर्फ इंडियन ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है
बट कई सारी अलग अलग कंट्री के ऑफिसर्स भी होते हैं जो इस नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आते हैं और आकर के ट्रेनिंग लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मेस है, उस मेस के अंदर कई सारी अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं जिन्होंने हमारी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मेस है, वो मेस एशिया का सबसे बड़ा फूड मेस है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, जहां पर 1800 कैडेट्स एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब एक हमारा स्टूडेंट एक कैडेट में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंटर करता है, तो उसकी लाइफ वहां पर क्या होती है, क्या क्या चीजें वो देखता है। अब ये तो हम सभी को पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पहले हमें रिटन एग्जाम निकालना होता है, फिर एसएसबी निकालना होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर सभी का मेरिट लिस्ट बनता है। इसके बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जाते हो, आप जीसी बनते हो, जेंटलमैन कैडेट बनते हो। तो उस कैडेट को सबसे पहले क्या देखना पड़ता? द फर्स्ट स्टेप, पहला पग, तो सबसे पहले जाते से एंट्रेंस इनटू द एकेडमी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आप एकेडमी के अंदर एंटर करोगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करोगे। ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जाम नहीं निकाला है, जो एसएसबी नहीं दिया है, वो बंदा आ गया। ठीक है, तो सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद अगला होता है मिलिट्री क्रू कट। मिलिट्री क्रू कट मतलब कि आपकी जो फौजियों की कटिंग होती है, उस टाइप की कटिंग की जाती है, जीरो शेप कटिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी के बीच में सिमिलैरिटीज दिखे। ऐसा नहीं कोई जुल्फे उड़ा रहा है, किसी के बाल बहुत बड़े तो किसी ने छोटे कर लिए, ऐसा नहीं होता। तो सभी को सिमिलैरिटीज के लिए आर्मी क्रू कट करवाना पड़ता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अलॉटमेंट ऑफ बटालियंस एंड स्क्वाड्रंस। मतलब अब जब आप एंटर करते हो तो आपको वहां पर आपका स्क्वाड्रन, आपका बटालियन अलॉट किया जाता है और यही स्क्वाड्रन और बटालियन आपके अगले 3 साल तक आपके साथ रहने वाला है। तो ये हर एनडीए के लिए, हर एनडीए के एस्पिरेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी पार्ट होता है। इवन यहां पर लिखा भी है ना, सेवा परवो धर्मा। मतलब सबसे पहले हमारे लिए देश है, हमारा स्क्वाड्रन वो हमारे लिए मैटर कर, लास्ट में हम आते। सबसे पहले हमें हमारे स्क्वाड्रन की बात मानना पड़ता। अब स्क्वाड्रन और बटालियन क्या होते हैं? इंडिया के अंदर टोटल 5 बटालियन है और 18 स्क्वाड्रन है। 5 बटालियन जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर इसके अंदर स्क्वाड्रन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा स्क्वाड्रन, ब्रावो स्क्वाड्रन, ठीक है। इसके बाद भी कई आते हैं, लीमा स्क्वाड्रन, मतलब पूरे अल्फाबेटिकली चलते हैं। ठीक है, लीमा स्क्वाड्रन, फॉक्सट्राइट स्क्वाड्रन, ठीक है, रोबिन स्क्वाड्रन। तो इस टाइप से स्क्वाड्रन्स होते हैं और सभी को अपना स्क्वाड्रन्स का नाम हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि ये हमेशा हमारे लिए एक मेमोरी है कि जब हम एकेडमी में थे हमारा स्क्वाड्रन कैसा था। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, हमारा स्क्वाड्रन कैसा था। वो एक याद होती है जिसको आपको हमेशा एज ए डिसिप्लिन एंड एज एन मेमोरी हमेशा हमें अपने पास रखना पड़ता है। तो ये पहले पग की कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद होती है ट्रेनिंग की शुरुआत, जिसके लिए हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया था। तो ट्रेनिंग अलग अलग लिहाज में यहां पर करवाई जाती है। सबसे पहले होती है एकेडमिक ट्रेनिंग, फिर होती है ड्रिल, फिर होती है मिलिट्री ट्रेनिंग और कुछ अदर एक्टिविटीज यहां पर होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले एकेडमिक ट्रेनिंग्स की। अब एकेडमिक ट्रेनिंग्स में समझो, हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया कब? 12th क्लास को पास करके। अब 12th क्लास को पास करने के बाद हमें ग्रेजुएशन भी तो करना होगा। तो ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो, या तो आप बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इन तीनों चीजों में से किसी में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब बीए और बीएससी तो 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 3 साल आपके ट्रेनिंग के होंगे। बट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक 4 साल में कंप्लीट होता, तो ये कैसे होगा? तो 3 साल तो हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और जो 1 साल बचता है वो 1 साल आपको आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमी में जाकर कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इंडियन नेवल एकेडमी लिया है तो आपको INA में वो 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और बात, जो कैडेट यहां पर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कैडेट बीए और बीएससी ले सकते हैं, बट वो कैडेट्स जो अपनी प्रायोरिटी पर
इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स को रखना चाहते हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको बीटेक लेना कंपलसरी होता है। और साथ ही साथ कई सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। और इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, ये चीजें आपको बताई जाती है। क्यों बताई जाती है, हिस्ट्री क्यों बताई जाती है? हिस्ट्री में हमने क्या देखा, कई सारी लड़ाई हुई थी, कई सारी जंग हुई थी, किस टाइप से किस राजा की कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, किस तरीके से वो राजा जंग जीता और किस तरह से वो हारा, क्योंकि यहां पर हार भी सीख देगी और जीत भी सीख देगी। और एक सोल्जर को अल्टीमेटली क्या करना, एक ऑफिसर को क्या करना, सोल्जर को या तो जंग लड़ना है और ऑफिसर्स को, सोल्जर को कमांड करना है। तो आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ जियोग्राफी आपको क्यों पढ़ाया जाता है? आप सपोज करो आप एक ऑफिसर हो, ऑफिसर होने के बाद जब आप किसी भी एरिया के अंदर इंट्रूड करते हो, जब वहां पर आप एंटर करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया के सारे कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। साथ ही साथ कौन कौन सी रिवर्स वहां से पास हो रही, उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, उस एरिया का टेरेन कैसा है। अगर वो माउंटेनियर एरिया है, वहां पर माउंटेन्स है, तो आपको उसकी ऊंचाई पता होना चाहिए। अगर वो प्लेट्यू है तो किस तरीके से आपको उसके ऊपर चढ़ना वो पता होना चाहिए। अगर वो मैदान है तो आपको कहां कहां पर छुपना, ये सारी चीजें आपको जानना होती है। इसलिए आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें ज्योग्राफी के अंदर जो पढ़ाए जाते हैं, इसमें आपको डिजास्टर से बचने की चीजें भी बताई जाती है। क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें देखो, अगर आप हिमालयन के ऊपर कई सारी जो चीजें होती है, वहां पर अगर आप रुके हुए हो और सडनली वहां पर कोई एवेलांच आ जाता है, तो उस एवेलांच से कितने सारे लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है। तो इस टाइप के डिजास्टर, इस टाइप के नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के बारे में आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर बताया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बताया जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, जब जब इकोनॉमी गिरी, जब जब इकोनॉमी बढ़ी, तो किस तरह के चेंजेस आए। इन सारी चीजों को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर लिया जाता है। भले ही आप बीटेक करो, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। बीए के अंदर तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज, आपको कई सारी फॉरेन लैंग्वेज सीखना पड़ता है। क्यों सीखना पड़ता है? जब हम किसी भी फ्रेंडली नेशन के साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज? हम किसी दूसरे नेशन के साथ इसलिए करते हैं ताकि हमको उनकी कुछ टेक्निक सीखने को मिले, हमको हमारी कुछ टेक्निक्स उनको बताने को मिले। इट जनरेट द ब्रदरहुड अमंग द सोल्जर एज वेल एज आर्मीज ऑफ द डिफरेंट नेशन। तो इस ब्रदरहुड के लिए, इस भाईचारे के लिए हम अलग अलग देश के लोगों के साथ क्या करते हैं, अलग अलग देश की आर्मी के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब जब ये प्रैक्टिस होती है, जो एक्सरसाइज होती है, ये हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर एरिया में टेररिज्म को खत्म करने के लिए। आप वहां पर जाओ, ये दोनों देश के इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा बनाती, इसलिए हमको कई सारी फॉरेन लैंग्वेज भी सीखने को मिलती है इस एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर। फिर एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर बाद होती है मिलिट्री ट्रेनिंग। अब मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है, देखो अलग अलग कैडेट्स की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कोई कैडेट्स चाहता है कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, तो बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ उसको पर्टिकुलरली एयरफोर्स की बेसिक चीजें दिखाई जाएगी, जैसे कि एविएशन ट्रेनिंग, किस तरह से जहाज उड़ाए जाते हैं, ये सारी चीजें बेसिक चीजें उसको बताया जाएगा एयरफोर्स में। नेवल में क्या होगा, बेसिक सीमैनशिप, साथ ही साथ नेविगेशन की किस तरह से आपको नेविगेट करना है। ठीक है, नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आपको जहाज को ले जाना है। ये चीजें आपको पिकॉक बे, जो खड़गवासला लेक बना है, वहां पर आपको ट्रेन किया जाएगा नेवल। आर्मी कैडेट को वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आर्मी कैडेट का काम लगभग होता है कॉम्बैट का, या फिर जो होते वेपन्स उनसे डील करने का, तो आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। मैप रीडिंग दी जाती है। मैंने मैप रीडिंग के बारे में आपको पहले भी बताया कि आप जिस भी एरिया की तरफ अप्रोच कर रहे हो, मूव कर रहे हो, उस एरिया की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि वहां का टेरेन कैसा है, वहां पर कहां कहां कितने कितने लोगों का सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब कहां कहां लोग रह रहे हैं। जैसे कहीं पर एक आदिवासियों का गुच्छा यहां पर रह रहा है, एक ग्रुप यहां पर रह रहा है, एक आदिवासियों का ग्रुप वहां पर रह रहा, तो आपको ये मैप रीडिंग के थ्रू पहले ही कई सारे थेमेटिक मैप बताए जाते हैं। थेमेटिक मैप मतलब एक ऐसा मैप जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, एक ऐसा मैप जो वहां की सोइल से रिलेटेड हो, एक ऐसा मैप जो वहां की पर्टिकुलर पॉपुलेशन से रिलेटेड हो। जब आपको इस टाइप की मैप रीडिंग बताई जाती है तो आप समझ जाओगे यहाँ की फॉरेस्ट कैसे है। ठीक है, अगर साल के पेड़ है तो आपको पता होगा लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ है तो मुझे छुपना कहां है ना। ये सारी चीजें अब जब आपका पॉपुलेशन मैप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लोग कहां कहां पर बसे हुए, जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिकॉज एक बात याद रखना, लोकल पीपल आर बेस्ट जीपीएस।
उनसे बड़ा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उनको उस एरिया के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है जितनी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग में आपको इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर सिखाया जाता है। इसके बाद कुछ अदर एक्टिविटीज भी होती है, ठीक है। अब बोला जाता है ना कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फौजी बनाओगे, आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज सिखाई जाएगी। ये एक एडवेंचरस लाइफ है। यहां पर एक सोल्जर नहीं बन रहा, यहां पर एक नोबल सोल्जर बन रहा है, एक ऐसा सोल्जर जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज भी है, सब कुछ है। तो इसलिए आपको कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज भी कराई जाती है। फॉर एग्जांपल आर्चरी, शूटिंग, बॉक्सिंग, रॉक क्लाइंबिंग। मैंने बताया ना, रॉक क्लाइंबिंग करवाई जाती है ताकि किसी भी एरिया पर अगर डिजास्टर आ जाए या फिर डिजास्टर ना आए, अगर आपको दुश्मन ऊपर बैठा है और आपको वहां पर जाना, तो आपको रॉक क्लाइंबिंग आना चाहिए। ये चीजें सिखाई जाती है। इसके बाद लाइफ सेविंग स्किल्स बताया मैंने आपको कि जहां पर अगर सडनली फ्लड आ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाता है, तो आप ही आपके सोल्जर को बताओगे वहां जाकर क्या करना, क्योंकि आप तो ऑफिसर रहोगे, ठीक है। कहीं पर एवेलांच आ जाता है तो लाइफ सेविंग स्किल्स हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी क्या मॉडल बना रहा है क्या? नहीं। फोटोग्राफी आपको इसलिए पता होना चाहिए, एक फोटो क्या होता है, व्हाट इज द फोटो। फोटो एक प्रिंट होता है इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ये मेरा फोटो स्क्रीनशॉट अगर यहां पर आप लेते हो, तो आपको क्या क्या दिखेगा? एक बोर्ड दिखेगा, मेरे हाथ में एक पेन दिखेगा, एक माइक दिखेगा, मेरी आंखों पे चश्मा दिखेगा, आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिली। तो इंफॉर्मेशन का एक प्रिंट होता है, ठीक है। तो किसी भी एरिया की आप फोटोज लोगे तो आपको पता होगा कि वहां पर ऐसी जगह है, वैसी जगह में यहां जा सकता, मैं वहां जा सकता, वो बंकर है, वो ऐसा। इस टाइप से फोटोग्राफी भी आपको सिखाई जाती है। फिर आती इंडोर एक्टिविटीज। अब सर हम ऑफिसर बन रहे, तो इंडोर एक्टिविटीज का क्या काम? जीसी वर्ड, द जेंटलमैन कैडेट। आपके अंदर कुछ जेंटलमैन की चीजें भी तो होना चाहिए, कुछ पर्सनालिटी ग्रूम कर दे, ऐसी चीजें भी तो होना चाहिए। इसलिए आपको म्यूजिक सिखाया जाता है, कई सारे डांस होते हैं, ड्रामा प्रैक्टिस होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होती है, योगा होती है। इस टाइप की बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज भी आपकी करवाई जाती। तो आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज भी उसी का पार्ट होता है। इसके बाद आता ड्रिल। ड्रिल में क्या होता? ड्रिल इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जो कि सारे कैडेट्स के बीच में, जो एक स्क्वाड्रन में होते हैं, उन सभी को ब्रदरहुड सिखाता है, उनको डिसिप्लिन सिखाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, जो आज लेफ्टिनेंट है, वो बताते हैं कि हमारी पूरी एकेडमी में हमें सबसे ज्यादा किसी से डर लगता था ना, तो वो था हमारा ड्रिल उस्ताद। और सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत थी ना, तो वो थी हमारे ड्रिल उस्ताद की। अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, बट जिससे मैंने बात की उन्होंने मुझे यही बताया था। तो ड्रिल उस्ताद क्या करता है? ड्रिल उस्ताद आपको रोज मॉर्निंग में जब आप ड्रिल करते हो, आप परेड करते हो, तो इस वक्त आपके अंदर डिसिप्लिन लेकर के आता है। एक रो सिविलियन से आप कन्वर्ट होकर एक कैडेट के थ्रू एक ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपके अंदर ब्रदरहुड, डिसिप्लिन जैसी चीजें होना चाहिए। तो ये जो ड्रिल होता है, जहां पर आप आपके स्क्वाड्रन के साथ चलते हो, मार्च करते हो, प्रैक्टिस करते हो, इट इवन हेल्प यू इन द पासिंग आउट परेड। जो पासिंग आउट परेड होती है आपकी लास्ट में, उस वक्त भी ये आपकी हेल्प करता है, जो कि आपका एक अंतिम पग होता है। तो इट इज द ड्रिलिंग इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके बाद आता कॉन्वोकेशन सेरेमनी। कॉन्वोकेशन सेरेमनी के अंदर क्या होता है? कॉन्वोकेशन सेरेमनी के अंदर आपने जितने भी अभी तक अवार्ड्स गेन किए थे, वो अवार्ड्स आपको एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको अवार्ड से नवाजा जाता। आपको आपकी जो डिग्री है, अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, बीएससी किया है, बीए किया है नेशनल डिफेंस एकेडमी से, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू अथोराइज्ड होती है, तो उन सारी डिग्रीज को आपको दिया जाता है। तो ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर इज पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड जो होती है, इसके अंदर सारे कैडेट्स मिलकर अपने स्क्वाड्रन्स के साथ, अपने बटालियन के साथ परेड करते हैं। इस परेड को एज ए फेयरवेल कहा जाता है। ये एकेडमी का अंतिम पग होता है। एक ऐसा दौर होता है जिसके अंदर आप आपके फैमिली मेंबर को भी बुला सकते हैं, जो कि आपको परेड करते हुए देखेंगे। इंडियन आर्मी में, जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1954 से जब से उसको बनाया गया था, तब से लेकर आज तक सिर्फ परेड में एक बार चेंज लाया गया था 2019-20 में, जब कोरोना का काल था। तो उस वक्त
जो परेड के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या को रिड्यूस कर दिया था, जो कि एक साथ चलते जितने भी कैडेट्स चलते थे। तो ये था पासिंग आउट परेड का, एंड दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ एनडीए। तो एनडीए में बेटा हमारी लाइफ कुछ इस तरह की होती है। हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग, एयरफोर्स की ट्रेनिंग, नेवल ट्रेनिंग, ये पर्टिकुलर अब इसके बाद की जो भी ट्रेनिंग्स होगी वो आपकी एकेडमी के अंदर होगी। ठीक है, तो यहां से आपको एक रो सिविलियन से हटा करके एक कैडेट बनाया जाता है और कैडेट को आगे एक ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी देश का वो इंस्टीट्यूट है, वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो एक रो सिविलियन को एक कैडेट में, एक जेंटलमैन कैडेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यही था बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर किसी और एकेडमी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।